Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today's topic is again Heart of Darkness, and today we are going to discuss some of the important themes in Joseph Conrad's important and legendary novella. Joseph Conrad's 1899 novella explores the darkest aspects of human nature. Through Marlowe's journey up the Congo River, Conrad examines colonialism, moral corruption, and the thin veneer of civilization. अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने जो आखिरी लेक्चर था उसमें हमने द हार्ट ऑफ डार्कनेस का थोड़ा बैकग्राउंड और उसकी जो प्लॉट समरी उसका जो एक प्लॉट था वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि इट्स अ स्टोरी ऑफ कर्ट्स मॉरल करप्शन, और फिर मार्लो उसको बचाने के लिए वापस जाता है एज अ स्टीमर कैप्टन, और फिर वहाँ से उनको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ट्स की डेथ हो जाती है। बट एक्चुअली ये एक ऐसा नावल है जो कि कॉलोनाइज़र, जो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है उसके जो जुल्म सितम है, उसकी जो कॉलोनियलिज्म, उसकी एक्सप्लॉयटेशन, जो कि नेटिव्स थे अफ्रीका के कंट्री कॉन्गो के, ये उनके बारे में है। एक रिच नावल है, एक इम्पॉर्टेंट मशहूर नावल है, एक एक मास्टरपीस है पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग का। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। First, as I mentioned earlier, it is about colonialism and imperialism. It is about European exploitation. Conrad portrays Belgian colonization of the Congo as brutal. European powers extract ivory while claiming to bring progress. So, if on the one hand they sent their agents, they sent their people, white people there in the form of Kurds, कि ये लोग जाएँगे वहाँ जाके ये सिविलाइज़ करेंगे, एजुकेट करेंगे, एक एनजीओ बनाई, ऐसी बहुत सारी एनजीओज़, ऐसे बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशंस को कॉन्गो में, अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजा गया था कि एजुकेट करें। लेकिन एक्चुअली इनका पर्पस क्या था कि ये लोग वहाँ जाएँगे, वहाँ जाके तो लोगों को एजुकेट करने के बजाय दे वुड चार्म देयर माइंड्स, और उनको डोमिनेट करेंगे और वहाँ से आइवरी कलेक्ट करके अपने मुल्क को वापस भेजेंगे। So first, it is about European exploitation, colonization. Second is false civilizing mission. The novella exposes the lie of the white man's burden. Colonial powers use this myth to justify exploitation. Now, white man's burden means कि जी जो white men हैं पूरी दुनिया में, they are the masters of the fates of the colored nations. वाइट मैन के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, ये एक यूँ समझें एक डिवाइन ड्यूटी है उनके ऊपर कि वो लोग जो हैं ये सिविलाइज़ करेंगे उन लोगों को जो कि कलर्ड नेशंस हैं, जो कलर्ड स्किन वाले हैं। अच्छा, ये अब एक ऐसा आप कह लें कि एक सेल्फ डिसेप्शन है वाइट मैन के अंदर, कि जो ये समझते हैं, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो कलर्ड जो स्किन वाले होंगे, जो ब्लैक होंगे या जो ब्राउन लोग होंगे, वो लोग सिविलाइज़ नहीं होंगे। तो ये एक 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 फ़ॉल्स आप कह लें मिथ इन्होंने क्रिएट की हुई है, यूरोप ने और तमाम व्हाइट्स ने, कि वो इन तमाम कलर्ड नेशंस को बैकवर्ड और पसमानदा समझते हैं, और ये अपने ऊपर ये एक आप कह लें सेल्फ अपॉइंटेड ये बन गए एडवाइज़र्स कि ये लोग जो कलर्ड नेशंस हैं उनको सिविलाइज़ करेंगे। Dehumanization, native Africans are reduced to background elements. Their treatment reveals the colonial system's fundamental cruelty. इनसे इनके साथ जो नेटिव्स थे, जो लोकल थे, जो ट्राइबल लोग थे, ब्लैक थे, अनसिविलाइज़ थे, जो लोकल लैंग्वेज बोलते थे, लोकल रस्म-व-रवाज को के हामिल थे, उन सब को उनके उनके साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक किया गया। डिह्यूमनाइज़्ड रवैया था व्हाइट्स का और इन वेस्टर्न्स का और इन कॉलोनाइज़र्स का। Uh, Second, it is about the darkness which is somewhere within these whites. Moral corruption in the wilderness strips away social restraints. Now, one of the most important topics here is कि जब आप के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होती, कोई सोशल, कोई मॉरल कॉन्स्ट्रेंट नहीं होती, कोई सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो फिर आपकी जो एक इनर करप्शन है, जो इनर आपकी ईवल है, वो जाग जाती है और वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल होती है। सो जब कॉन्गो में जाते हैं ये दोनों वाइट्स, स्पेशली कर्ड्स की अगर बात करें, कर्ड्स जैसे बहुत सारे और लोग भी होंगे, तो ये जब वहाँ जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ सिविलाइजिंग, इनके अंदर की जो ईवल है वो जागती है, एंड दे स्टार्ट enslaving the people instead of civilizing.
or they start grabbing the natural resources of the land. So that wilderness of Congo or the Africa, it strips away social restraints and they become corrupt. Kurt's descent from idealist to tyrant, he was considered as one of the most civilized person of Europe, लेकिन he becomes tyrant, he becomes a damning god. इसी तरह सिविलाइज्ड वेनिया सैवेजरी लर्क्स बीनीथ यूरोपियन रिफाइनमेंट. अब ये सिविलाइजेशन का भी एक यूं समझे एक स्लोगन ही है. So actually they are savages, they are power hungry, they are lusty, they have lust for wealth, they have lust for resources. तो एक्चुअली ये जो सिविलाइजेशन वाला जो एक ढोंग आप कह लें या एक सिविलाइजेशन वाला नारा स्लोगन है, ये भी एक झूठा नारा है. यूनिवर्सल evil, all humans capable of darkness. So every human being has two currents of instinct in him. मोरालिटी भी यही कहती है, साइकोलॉजी एंड रिलीजन भी यही कहता है कि इंसान के अंदर गुडनेस एंड ईवल दोनों एक ही वक्त में दो पैरेलल्स चलते हैं. वो जो ईवल वाला पैरेलल है, ये उस वक्त जो करंट है, ये ईवल वाला जो फोर्स है, ये उस वक्त इनफोर्स होती है, ये उस वक्त ज़्यादा आप कह लें कि जाग जाती है जब उसके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट वगैरह नहीं होती. तो ये एक यूनिवर्सल ईवल थी वाइट के अंदर, जो उस वक्त वहाँ जाके तो ज़्यादा इरप्ट हुई और उन लोगों को जो नेटिव्स थे, जो ट्राइबल थे, उनको गुलाम बनाया. कॉनरेड सजेस्ट द जंगल डजंट क्रिएट डार्कनेस, इट इज़ नॉट द जंगल फिजिकल. जी, हम फिजिकल डार्कनेस की बात नहीं कर रहे. अफ्रीका को हम वैसे भी डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं दो सेंस में. एक ये कि वहाँ पे थिक फॉरेस्ट है और जो एक ओवरऑल इन्वायरमेंट है दैट इज़ डार्क, या उसको बाज़ औक़ात उसकी बैकवर्डनेस की वजह से भी डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है. सो इट मेनली रिवील्स व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन ह्यूमन हार्ट. तो ये सिर्फ जंगल की बात नहीं हो रही, इट इज़ अबाउट ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट विच इज़ फुल ऑफ डार्कनेस एंड दैट डार्कनेस erupts when the suitable time comes or the suitable environment is offered. Hypocrisy and deception, uh, false pretenses, colonial enterprise marks greed with idealism. एक झूठा नारा है जैसे मैंने बताया. Kurt's corruption, his exterminate all the brutes report contradicts his humanitarian facade. एक तरफ तो ये इंसानियत को सिविलाइज करने गए हैं और दूसरी तरफ उनको ब्रूट्स कह रहे हैं और उनसे कतई ताल्लुक और उनको ख़त्म करने की बात करते हैं. Hollow civilization, Western civilization to be hollow civilization in a sense, European refinement conceals moral emptiness. And Marlowe's lies, he tells Kurt's fiancée comforting falsehoods. एंड पे मार्लो जब मिलता है कर्ट्स की फियांसी से, तो बजाय ये कि उनको ये कहें कि एट द एंड ऑफ लाइफ मार्लो वाज अटरिंग कर्ट्स वाज अटरिंग द हॉरर, तो वो एक झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि वो मंगेतर का नाम ले रहा होता है. तो ये एक झूठ के ऊपर बनाई गई एक बुनियाद के ऊपर एक ऐसी बिल्डिंग है जो ये अपने आप को सिविलाइजेशन कहलवाती है. रेसिज्म है, अदरनेस है. ऑल द वाइट्स दे ऑलवेज कंसिडर देमसेल्व्स एज द फर्स्ट रेट सिटीजन्स ऑफ दिस यूनिवर्स. सो दे कॉल देमसेल्व्स एज सेल्फ. सो उनकी नज़र में वो खुद इंसान है. वाइल ऑल द अदर्स आर अदर्स. अदर्स मीन्स दे आर समथिंग एल्स, दे आर समवन एल्स. इनकी कोई हैसियत नहीं है, वो इंसान भी नहीं है. सो ये एक वाइट वर्सेस ब्लैक और वाइट वर्सेस कलर्ड, ये एक एक जो कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट है, एक जंग है. Dehumanizing portrayal. Africans appear as shadows or primitive caricatures. Their humanity is rarely acknowledged in the text. तो उनके अंदर ये जोसेफ कॉनरेड ने जो जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी उनकी कोई इंसानियत या उनके अंदर इंसानी ट्रेड्स नहीं दिखाए गए. अफ्रीकन्स को सैवेजेस दिखाया गया है. एग्जॉटिक लैंडस्केप दिखाया गया. अफ्रीका इज प्रेजेंटेड एज एलियन एंड मिस्टीरियस. द कॉन्टिनेंट becomes a projection of European fears and fascinations. और ओवरऑल इन्वायरमेंट भी ये डार्क दिखाई गई, एलियन दिखाई गई, मिस्टीरियस दिखाई गई. और कॉन्टिनेंट को दिखाया गया कि ये यूरोपियन फियर्स जो हैं वो उसको बिल्कुल सच साबित करता है. कॉनरेड की एम्बिग्विटी का द टेक्स्ट बोथ क्रिटिक्स एंड परपेचुएट्स रेशियल एटीट्यूड्स. अब इस टेक्स्ट की एक इसके अंदर एक डुअलिटी है. वो इन अ सेंस के एक तरफ तो ये एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट कर रही है, दूसरी तरफ यही टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई भी कर रही है वाइट्स के उस इल्ज़ाम को कि जी एक्चुअली इट इज़ नॉट द वाइट मैन हु इज़ करप्ट, रादर इट इज़ द इन्वायरमेंट दैट मेक्स हिम करप्ट.
ये उसको एनवायरनमेंट करप्ट करती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसा है कि जो लोगों को करप्ट करती है, लोगों को स्लेव बनाने पे मजबूर करती है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि टेम्पटेशंस मौजूद हैं। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन रिमेन्स कंट्रोवर्शियल अमंग लिटरेरी क्रिटिक्स। और ये जर्नी की अगर बात करें, द जर्नी ऑफ मार्लो फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम बेल्जियम टू आउटर देन सेंट्रल एंड देन इनर स्टेशन, एक तो ये फिजिकल जर्नी है इनटू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, दूसरी तरफ ये जर्नी एक सेल्फ डिस्कवरी वाला फिजिकल वॉयज भी है। मार्लो ट्रेवल्स डीपर इनटू अनफेमिलियर टेरिटरी, ईच माइल रिप्रेजेंट्स अनदर स्टेप इनटू द अननोन। साइकोलॉजिकल डिसेंट भी है, साइकोलॉजिकली जो आप कह लें कि मूवमेंट है, द जर्नी इनवर्ड रिवील्स अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स। मार्लो कन्फ्रंट्स हिज ओन कैपेसिटी फॉर डार्कनेस। साइकोलॉजिकली मार्लो को अपनी जो आप कह लें साइकोलॉजिकल जो आप कह लें कि एक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। उनको ये भी समझ में आता है कि ये जो कुछ उन्होंने सिविलाइजेशन से सीखा होता है, सिविलाइजेशन ऐसी है नहीं। इसी स्लाइड में आपको ये एक रिवर नज़र आ रहा है, अगरचे ये थोड़ा-सा ग्लैमराइज़्ड वर्ज़न है, लेकिन इसी तरह की ये थोड़ा-सा इस ब्राइट इसकी पिक्चर है। अदरवाइज़ जो वहाँ पर माहौल बनाया गया टेक्स्ट के ज़रिए, जो इम्प्रेशन दिया गया, वो ये कि ये पूरे का पूरा डार्क एटमॉस्फियर है। ह्यूमन नेचर की क्वेस्ट, मार्लो सीक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइमल इम्पल्सेस, ही विटनेसेस हाउ क्विकली सिविलाइजेशन फॉल्स अवे, क्योंकि आइडियलाइज एक जो रियलाइजेशन है उसकी बात हो रही है। एंड नॉलेज की लिमिट्स, कंप्लीट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रिमेन्स इल्यूसिव, सम डार्कनेस रिमेन्स इम्पेनेट्रेबल इवन टू मार्लो। यानी ये अगर ये कहा जाए कि एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड बाय नॉलेज, बाय एजुकेशन, बाय फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेस्ट, तो ये बात भी गलत है। सिविलाइजेशन जो है वो एजुकेशन से नहीं आती, वो इंस्टिंक्ट के अंदर मौजूद होती है। और जो एक डार्क इंस्टिंक्ट, जो एक ईवल इंस्टिंक्ट यूरोपियंस के अंदर मौजूद थी, वो तालीम और सिविलाइजेशन हासिल करने के बावजूद अपनी जगह पे मौजूद रही, विच रिजल्टेड इनटू द कॉलोनाइजेशन प्रोसेस। इसी तरह अगर पावर एंड करप्शन की बात करें, अनचेक्ड अथॉरिटी है, गर्ड्स रूल्स एज अ डेमिगॉड, मॉरल डेग्रेडेशन है विदाउट सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स, जो बात पहले हुई, ग्रीड की डिस्ट्रक्शन है, आइवरी परस्यूट्स करप्ट्स ऑल, and colonial abuse, systematic exploitation thrives there. The novel ad demonstrates Lord Acton's famous observation that absolute power corrupts absolutely. जब कर्ट्स के इख्तियार में सब कुछ था, तो he becomes a god. Once free from oversight, Kurtz reveals humanity's darkest potential. Once he is free from the checks and balances of Europe, he becomes a prey to, a victim to that darkest potential of human beings. इसी तरह लास्ट में अगर हम देखें, तो एक ख़ास तरह की एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी भी इसमें नज़र आती है। मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है। कैरेक्टर्स डिफाई सिंपल जजमेंट, मार्लो बोथ कंडेम्स एंड एडमायर्स करप्ट कर्ट्स, क्रिएटिंग एथिकल अनसर्टेनिटी। दूसरी तरफ अनरिलायबल नरेशन है, मार्लोज पर्सपेक्टिव कलर्स एवरीथिंग, हिज अकाउंट रिफ्लेक्ट्स पर्सनल बायसेस एंड लिमिटेशंस। एम्बिगुअस एंडिंग की गई, कर्ट्स फाइनल द हॉरर हॉरर remains open to interpretation, its meaning is never fully resolved। क्या वो पछता रहे थे, क्या वो खौफ था, खौफ किस चीज़ का था, मौत का था, डेथ का था, या आप कह लें कि सिंस का था जो कमिट किए। इसी तरह लास्ट, ट्रूथ क्वेश्चनिंग द नोवेला challenges absolutes, Conrad suggests reality is always filtered through subjective experiences। सो क्वेश्चन ऑफ जो एक ट्रूथ को जानने वाला क्वेश्चन है, वो स्टिल अपनी जगह पे मौजूद रहता है। ये नॉवल जो है, ये नॉवल है जिसे हम कह सकते हैं, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। ट्रूथ इज ऑलवेज इन अ फ्लूइड फॉर्म, रियलिटी इज ऑलवेज नॉट इन अ फिक्स्ड फॉर्म, इट इज फाउंड एवरीवेयर, एंड इट इज़ चेंजेबल, इट इज़ म्यूटेबल। और ये आप कह लें कि ये चेंज हो जाती है, और इसकी रियलिटी को और ट्रूथ को पाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। So at the end, there is certain ambiguity and uncertainty. And at the end of this lecture, if you want to comment or ask any question, you are free. Um, इस नॉवल के एंड पे, या ये यहाँ इसमें हमने इसके जो कुछ थीम्स डिस्कस किए, इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर आप कमेंट करना चाहें, तो यू आर फ्री टू कमेंट एंड फ्री टू क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।